हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो ये है अपनी विजन आईएएस की पीटी 365 2022 की कल्चर मैगजीन का पार्ट 6 आज आपके सामने। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो ये इसका जो हेड टॉपिक है दोस्तों वो है मिसलेनियस, और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। दोस्तों न्यूज़ में क्यों रहा पहले वो बताती हूँ। हुआ क्या कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने ये बात डिसाइड करी कि हम नवंबर 15 को एज जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे डिक्लेयर कर देंगे टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा एंड ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स ने किए हैं हमारे इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बिरसा मुंडा की हमारे सामने आती है। तो न्यूज़ के बारे में और जानने से पहले हम बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। देखिए बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा या धरती आबा के नाम से भी जाना जाता था। इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म जो है वो मुंडा ट्राइब में हुआ एट कुंती डिस्ट्रिक्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, जो कि झारखंड वाला इलाका है। दोस्तों शुरुआती तौर पे बात करें है ना, जो आफ्टर इनिशियल जो कन्वर्जन हुआ क्रिश्चियनिटी में और एजुकेशन फ्रॉम मिशनरी स्कूल इनको मिली, जल्द ही इनको इस बात पे, अब जानते हैं उस समय ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था तो वो जबरदस्ती ट्राइबल्स को यहाँ पे क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियनिटी में। तो इनिशियल कन्वर्जन तो हुआ इनका क्रिश्चियनिटी में, और जो एजुकेशन मिली इनको मिशनरी स्कूल में, जल्द ही इन्होंने रियलाइज करा कि यहाँ पे लोकल ट्राइब्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा और जमींदार के द्वारा, जिन्हें हम लोग दिकूज या आउटसाइडर्स भी बोलते हैं। किसे? ब्रिटिशर्स को, या आप कह लो जो बाहरी लोग आते थे ना उन्हें दिकू बोलते हैं ये लोग, ट्राइबल्स, आउटसाइडर्स। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें एहसास हुआ कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं, जमींदार हैं, ये सारे के सारे जो है मिलके ट्राइबल्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ। देखिए बिरसा चाहते थे कि ट्राइबल सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स लाया जाए, तो इसलिए इन्होंने अर्ज करा कि भाई टू लेट ऑफ बिलीव इन द विच क्राफ्ट, मतलब ये लोग, पता है क्या होता है, जो ट्राइब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ना इस ब्लैक मैजिक में, टोने टुटकों में बहुत भरोसा करती हैं, काले जादू में। तो इन्होंने कहा ये सब चीज़ों से दिमाग हटाइए एंड ध्यान डालिए अब प्रेयर्स पे, हाँ, और यहाँ पे अल्कोहल से दूर रहिए और फेथ रखिए, भरोसा रखिए ऊपर वाले पे, गॉड पे, एंड ऑब्जर्विंग अ कोड ऑफ कंडक्ट कि सब एक तरीके से, इस तरीके से ही बिहेव करें। इन्हीं चीजों पे बेस करके इन्होंने स्टार्ट करा फेथ ऑफ बिरसेत। क्या था? फेथ ऑफ बिरसेत। तो बिरसा ने यहाँ पे शुरुआत करी एक मूवमेंट की जिसे बोलते हैं उलगुलान। बहुत फेमस है, आपने इसे पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में भी दोस्तों। उलगुलान की शुरुआत करी, या आप कह लीजिए द ग्रेट तुमुल्त कहते हैं, अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्राइबल्स बाय द लोकल अथॉरिटीज। इससे क्या हुआ? It resulted into passing of छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। और ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट था ना 1908 का, ये दे रहा था क्रिएशन मेंटेनेंस लैंड रिकॉर्ड का। इसने क्रिएट करा एक स्पेशल टेन्योर कैटेगरी भी, किसके लिए? मुंडरी। आपका देख लीजिए, मैं आपको यहाँ लिख के बता दूं ना, देखिए यहाँ पे नहीं है तो क्यों, मुंडरी, और उसके साथ क्या है भाई, मुंडरी खंड कट्टीदार। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? कंसिडर्ड टू बी ओरिजिनल सेटलर ऑफ द लैंड अमंग मुंडास एंड रिस्ट्रिक्ट करा ट्रांसफर ट्राइबल लैंड का नॉन ट्राइबल्स को। तो ये सब इन्हीं की वजह से तो हुआ। बिरसा मुंडा ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, अपोज बेट बेगारी सिस्टम पे भी, एक तरह का सिस्टम था जो ट्राइबल्स पे अप्लाई होता था, एंड इसका मतलब समझ लो फोर्स लेबर था। इसमें भी इन्होंने काफी अगेंस्ट रहा। मुंडा की जो डेथ हुई वो हुई कॉलरा से 1900 में, 1900 में इनकी डेथ हो गई। हालांकि ये कहा जाता है कि इन्होंने कोई सिम्टम्स तो कॉलरा के नहीं दिखाए थे, है ना, जब ये जेल में थे ना, जेल ही में मौत हुई है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भाई लेकिन इनकी कॉलरा से मौत हुई है,
उस समय तो जान ही रहे हैं क्या हालत कर रखी थी ब्रिटिशर्स ने हम लोगों की। तो ये तो बिरसा मुंडा है, और इन्हीं के चक्कर में, मतलब इन्हीं की ही रिलेटेड न्यूज़ है कि इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे नवंबर 15 को जनजातीय गौरव दिवस यहाँ पे यूनियन कैबिनेट कह रही है कि डिक्लेयर कर देंगे बर्थ एनिवर्सरी मार्क करने के लिए बिरसा मुंडा की। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में और बातें जानते हैं। देखिए जो 15 नवंबर है ना, 15th ऑफ नवंबर, इसे सेलिब्रेट करा जाएगा हर साल, ताकि जो ट्राइबल के एफर्ट्स थे प्रिजर्व करने में, हमारे कल्चर हेरिटेज को, हमारी इंडियन वैल्यूज को प्रमोट करने में, हॉस्पिटैलिटी, नेशनल प्राइड के लिए, इन सब के लिए, इनको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिकॉग्नाइज करा जाए इन चीज़ों को, इसलिए सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल ये दिन। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल आप जानते हैं और मजबूत तब बना जब बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज ने मूवमेंट्स अपने अपने चलाए, जैसे कि सांथल्स को नहीं भूल सकते हम, तमार्स को नहीं भूल सकते, कोल्स हैं इनमें से, एक भील हैं, खासीज हैं, मिजोस हैं। हाँ, तो इनमें से तो कुछ ही हैं, न जाने कितनी ट्राइब्स में अपने मूवमेंट चलाए, तब और हम मजबूत हो पाए हैं। ट्राइबल मूवमेंट अलग अलग रीजन में देश के अंदर वो अगेंस्ट हुए हैं जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के, तो वो हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से लिंक हुए हैं, और बाकी इंडियंस को भी पूरे देश के अंदर इंस्पायर किया है कि आवाज उठाओ इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब यहाँ पे इसी के साथ एक सवाल उठ जाता है कुछ मेजर ट्राइबल मूवमेंट्स जो इंडिया के रहे उनके बारे में आपको बताने का। देखिए ट्राइबल मूवमेंट्स को आप एनालाइज कर सकते हो अच्छी तरीके से, अगर आप इसको कैरेक्टराइज करो इनटू मेन लैंड ट्राइबल रिवोल्ट और फ्रंटल ट्राइबल रिवोल्ट के तौर पे, जो खासकर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिले। तो अब यहाँ पे दोनों को मैं एक एक करके बताऊंगी, एक तो मेन लैंड ट्राइबल रिवोल्ट और एक मूवमेंट जो ट्राइब्स के नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में थे। तो सबसे पहला मेन लैंड ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए लैंड सेटलमेंट ब्रिटिश की जो थी उससे अफेक्ट हुआ जॉइंट ओनरशिप ट्रेडिशन को ट्राइबल्स के बीच में, और इससे जो उनका सोशल फैब्रिक था उसमें रुकावट आई, उसमें दिक्कतें होने लगी। जैसे जैसे एग्रीकल्चर एक्सटेंड हुआ, हाँ, एक सेटल फॉर्म में कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा, तो ट्राइबल्स ने अपनी ज़मीन खो दी, और यहाँ पे क्या हुआ कि नॉन ट्राइबल्स और ज़्यादा इस एरिया में अब आने लग गए थे। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो फॉरेस्ट का था अब उस पर रोक लगी, एंड इसकी वजह से ट्राइबल्स को और प्रॉब्लम होने लगी। सरकार ने फर्दर अपना कंट्रोल जो है फॉरेस्टेड एरिया में भी फैला दिया। कैसे? यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट को सेटअप करके और टिम्बर का यूज और ग्रेजिंग को रेस्ट्रिक्ट करके, रोक लगा के। साथ में एक्सप्लॉइट करती थी पुलिस भी, ट्रेडर्स भी, मनी लेंडर भी, जो ज्यादातर बाहर के होते थे। इससे ट्राइबल्स के दुख दर्द में और बढ़ोतरी हो गई। और जैसे जैसे कोलोनिज्म और बढ़ता गया, क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई इन रीजन्स में, और अब ये क्या करने लगी, अब ये ट्राइबल्स के साथ में उनके ट्रेडिशनल कस्टम से इंटरफेयर करने लगी, और ये दिक्कत और बढ़ाने लगी। दूसरा जो मैंने बताया था वो था मूवमेंट्स ट्राइब का नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर पे। देखिए इनके रिपोर्ट जो है ना, वो आप कह सकते हो ऑफन फेवर थे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी में विद इन द इंडियन डोमेन। ये कह रहे थे कि भाई ठीक है, ये इंडियन डोमेन के तहत या आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस के तहत हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी चाहिए, आज़ादी चाहिए। तो ये जो मूवमेंट थे ना, वो सिर्फ फॉरेस्ट बेस्ड नहीं थे या एग्रीगेरियन रिवोल्ट नहीं थे, क्योंकि ये ट्राइबल जो है वो जनरली इनके पास लैंड और फॉरेस्ट एरिया जो है वो कंट्रोल में था। जो फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट रहे थे अंडर द ब्रिटिश, वो लंबे वक्त तक चले दैन द नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट। और कुछ अगर मैं पॉपुलर लैंग्वेजेस जो ट्राइब्स इंडिया की बोलती हैं उनके बारे में बताऊं, तो एक तो है वो भत्तरी, भील बोलते हैं भीली, फिर आती है हल्बी, फिर आती है हो, फिर आती है ये कुई, कोलामी, आपकी कुई, कोंडा, कोया, गोंडी, उरावन, या आप कह लो खुरुक भी बोलते हैं उसको, पारजी वगैरह, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो बोलती हैं ट्राइब्स। अब यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इन ट्राइबल रिवोल्ट्स की, वो आपको बताती हूँ कि कोई भी, नो ऑल आउटसाइडर्स वर सीन एज एनिमीज एंड वायलेंस वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मनी लेंडर एंड ट्रेडर्स। ठीक है, ऐसा नहीं था सबको, ये बाहर के लोगों को एनिमीज देख के तौर पे देख रहे थे, ज्यादातर इनको मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से प्रॉब्लम थी। ट्राइबल आइडेंटिटी और एथनिक टाइज मेन
जो चीज़ थी ये ले बिहाइंड द सॉलिडारिटी है ना, ये देखने को मिली। और रिसेंटमेंट जो अगेंस्ट था इम्पोजिशन ऑफ लॉज बाय द फॉरेन गवर्नमेंट, इसके साथ बहुत सारी अपराइजिंग की वजह से कुछ मसीहा लाइक फिगर निकल के आई कि ट्राइबल्स में से एक बंदा कोई उठ के आया, वो इनका मसीहा बन गया। और आउटडेटेड आर्म्स का यूज करा है उन्होंने अगेंस्ट द मॉडर्न वेपन्स एंड टेक्निक्स जो कि सामने वाले ब्रिटिशर्स या कुछ भी यूज कर रहे थे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ट्राइबल रिवोल्ट्स की। अब एक सवाल जो आता है सबके दिमाग में वो ये आता है कि मैम आखिरकार क्या इश्यूज रहे थे ट्राइबल मूवमेंट्स के साथ में। दोस्तों, जो ट्राइबल अपराइजिंग थी ना, वो अगर हम देखें तो वो शुरुआती तौर पे हुई तो, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या था कि आर्म्स उनकी आउटडेटेड थी। इन्होंने लड़ाई करी मॉडर्न वेपन्स के अगेंस्ट, और टेक्निक जो यूज कर रहे हैं वो कितनी मॉडर्न है बस ब्रिटिशर्स की, और इनकी कितनी पुरानी। दोस्तों, ज्यादातर रिवोल्ट जो थे वो लोकल थे नेचर में, है ना, मतलब ऑल इंडिया का पार्टिसिपेशन उसमें नहीं था। साथ में रिवोल्ट पुअरली ऑर्गेनाइज थे, है ना, बहुत कम कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा था। तो अब हम कुछ आपको मेन लैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ऑन स्क्रीन समझाएंगे ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आप यहाँ देख सकते हैं, इस चार्ट में देखते रहिए। पहाड़ियास 1778 की बात है। प्लेस ऑफ ओरिजिन है राजमहल हिल। इवेंट ये हुआ था कि ब्रिटिश जो है अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर रहे थे, इसकी वजह से जो मार्शल पहाड़ियास थे इनमें यहाँ अपराइजिंग हुई। आउटकम ये निकला कि ब्रिटिश को फोर्स किया गया टू अशर इन पीस बाय डिक्लेयरिंग देयर टेरिटरी एज दामनी कोल एरिया। दूसरी बात आती है चुआर अपराइजिंग की, जिसे हम लोग रिवोल्ट ऑफ जंगल महल भी बोलते हैं दोस्तों। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की बात है, बिटवीन 1776 से 17 तो आपका पूरा जो है 2 से 6 और 95 से 1816 तक फेमीन की वजह से भाई दिक्कत थी। उसके साथ लैंड रेवेन्यू की डिमांड बढ़ा दी गई, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम थी, डिस्ट्रेस था। इसकी वजह से चुआर ट्राइब्समैन को फोर्स किया कि ये हथियार उठाएं। सबसे इंपॉर्टेंट अपराइजिंग जो दुर्जन सिंह के अंडर हुई है यहाँ पे, वो 1798 में हुई है। क्या आउटकम निकला? ब्रिटिशर्स ने बुरी तरह से इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया। तीसरी है कोल अपराइजिंग 1831 की। कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेटू में। यहाँ पे हुआ क्या कि बहुत बड़े लेवल पे लैंड को ट्रांसफर करा जा रहा था कोल हेडमेंट से आउटसाइडर्स को, जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम फार्मर्स को और मनी लेंडर्स को। ब्रिटिश जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसीज की वजह से यहाँ पे ट्रेडिशनल सोशल कंडीशंस जो कोल की थी वो अफेक्ट करी। इसके फेमस लीडर बुद्धो भगत थे। निकल के क्या आया आउटकम? लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशंस किया गया ताकि रिस्टोर करें चीजों को। ये बहुत पावरफुल लोग थे भाई, यहाँ के लोग बहुत उनसे मिल गए थे। तीसरी है हो एंड मुंडा अपराइजिंग्स 1820 से 1837 तक। जगह थी सिंघभम। देखिए, राजा जो पराहा ऑर्गेनाइज्ड है ना, पराहा, अच्छा आई एम सो सॉरी, द राजा ऑफ पराहा टू ऑर्गेनाइज हो ट्राइबल्स टू रिवोल्ट अगेंस्ट ऑक्यूपेशन। ठीक है, इन्होंने जो है वो रिवोल्ट कर मतलब जो है ये अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ट्राइबल्स को इन्होंने ऑर्गेनाइज करा। रिवोल्ट एक्सटिंग्विश हुआ 1832 में, बट हो ऑपरेशंस 1837 तक चले। हाँ, ये तो जो है रिवोल्ट तो जो है यहाँ पे देखा जाए तो क्या करें, हो गया था, लेकिन ये चलते रहे थे, ऑपरेशन चलते रहते 1837 तक। बाद में क्या हुआ, मतलब 1831 में भी ना इन्होंने मुंडास को ज्वाइन किया टू प्रोटेस्ट अगेन न्यू फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी और एंट्री ऑफ बंगालीज। जो रिवोल्ट था वो एक्सटिंग्विश हो गया 1832 में, बट वो ऑपरेशन कंटिन्यू रहे 1837 तक, है ना। फिलहाल तो ये चीजें चल रही है नॉर्मल। अब यहाँ पे देखिए, संथल रिबेलियन 1855-56 की बात है। जगह है राजमहल हिल्स। हुआ क्या कि मनी लेंडर्स जिन्होंने पुलिस के सपोर्ट और जमींदार के सपोर्ट से यहाँ पे पीजेंट्स को और दबाया, कोशिश करा कि इनकी जमीन कैसे ले लें। अंडर सिद्धू एंड कन्हू, दो भाई थे ये जो संथाल्स थे, इन्होंने प्रोक्लेम करा कि अब हम कंपनी रूल को एंड करेंगे, और डिक्लेयर कर दिया था वो एरिया जो कि भागलपुर और राजमहल के बीच का था एज ऑटोनॉमस, एकदम आजाद है। हुआ क्या, बहुत लंबे वक्त तक मिलिट्री एक्शन चला बाय वैरन हेस्टिंग ताकि इस रिवोल्ट को कंट्रोल कर सके। टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनास ये बनाई गई, और ये इनलीगल बन गया संथल के लिए टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथल। फिर आई
खोंड अपराइजिंग 1837 से 56 तक। उड़ीसा टू जगह क्या है, उड़ीसा से लेके श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम तक। हुआ क्या, इवेंट क्या है, चक्र बिसोई एक यंग राजा थे, इन्होंने खोंड्स को लीड करा टू अपोज द सप्रेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, न्यू टैक्सेस एंड एंट्री ऑफ जमींदार इनटू द एरियाज। एक दूसरा रिवोल्ट भी ट्रिगर हुआ 1914 में उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा रीजन में, इस उम्मीद से कि फॉरेन रूल जो है वो खत्म हो जाएगा एंड ये यहाँ पे अब ऑटोनॉमस गवर्नमेंट को पालेंगे। लेकिन हुआ क्या कि बाद में विद द चक्रा बिसोई डिसअपियरेंस ये गायब हो गए और अपराइजिंग एंड आ गई। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जैसे लीडर हट जाता है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना, डील करना। यहाँ पे थोड़ा सा आप एक बार और सही से समझ लीजिएगा, है ना, क्योंकि 1831 बाद में है और चीज़ें पहले हैं, तो इसलिए इसको एक बार गौर से ही समझिएगा बैक करके। ओके, नेक्स्ट जो आती है वो आती है भाई कोया रिवोल्ट। 1803 का है, 1840 का है, 1845 का है, 58 का है, 61, 62 का है और 79 और 80 का है। ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक जगह है। इनकी कंप्लेन को दबा दिया गया था पुलिस और मनी लेंडर्स के द्वारा और न्यू रेगुलेशंस लगा दी गई और कस्टमरी राइट्स ओवर फॉरेस्ट एरियाज में इनको यहाँ पे मना कर दिए गए, नहीं दिए गए। फिर बात आती है यहाँ पे नेक्स्ट की, और जो नेक्स्ट है वो कहते हैं भाई ये है भील रिवोल्ट 1817 से 19। ये वेस्टर्न घाट्स में रहने वाले लोग और ये माउंटेन पासेस को बिटवीन द नॉर्थ एंड द डेक्कन को कंट्रोल करते थे। इवेंट क्या हुआ कि इन्होंने रिवोल्ट क्यों करा, क्योंकि ये फेमिन को ऑलरेडी फेस कर रहे थे, इकोनॉमिकली बड़े परेशान थे, मिस गवर्नमेंट थी, और इन्होंने फिर से एक बार रिवोल्ट करा 1825, 31 और 46 में। गोविंद गुरु ने मदद करी भील्स की, साउथ राजस्थान की, खुद को ऑर्गेनाइज करने में कि वो भील राज के जो है लिए लड़े बाय 1913। हुआ क्या, ब्रिटिश ने फोर्स का भी यूज करा और एफर्ट्स का भी यूज करा, कॉन्सुलेटरी एफर्ट्स का भी यूज करा ये सरप्राइजिंग को कंट्रोल करने के लिए। फिर आई बात कोली राइजिंग्स की 1829, 39, 44 टू 48। हुआ क्या है, जगह है नेबरहुड ऑफ भील्स। हुआ क्या है कि रिसेंट किया इन्होंने द इम्पोजिशन ऑफ कंपनीज रूल, जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में इनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था और यहाँ पे इनके जो फोल्ट वगैरह था वो भी जो है डिसमेंटल हो रहे थे, टूट रहे थे। नेक्स्ट बात आती है रमोसी राइजिंग की। जगह है हिल ट्राइब्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। हुआ क्या कि had not reconciled to British rule and British pattern of administration, इन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को रिसेंट किया और इनकी जो आवाज उठी ना वो उठी अंडर द चित्तूर सिंह 1822 में एंड प्लंडर्ड द कंट्री अराउंड सतारा। तो अब इस बात को समझिए, इन्होंने सारे के सारे जो है ना ये अगेंस्ट जो हो रहे हैं वो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, जो माँ हौका था ना इन लोगों को ब्रिटिशर्स को, ये भी ले लो वो भी ले लो, ये भी हमारा वो भी हमारा, इसके खिलाफ बहुत लोग बोले हैं। हुआ क्या, एक अच्छी सुपीरियर ब्रिटिश फोर्स ने रिस्टोर कर दिया ऑर्डर इस एरिया में। जनरली ब्रिटिश ने यहाँ पे पैसिफिस्ट पॉलिसी को जो है फॉलो करा है टुवर्ड्स द रामोसीज। मैं अभी समझाऊंगी क्या होती है पॉलिसी। फिर आई बात मुंडा रिवोल्ट की, जो कि 1899 टू 1900 चला। छोटा नागपुर जगह है। रिबिलियन शुरू करा है रिलीजियस मूवमेंट के तौर पे, बट पॉलिटिकल फोर्स को गैदर कर लिया फाइट करने के लिए अगेंस्ट द फ्यूडल जमींदारी टेन्योर्स एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय द मनी लेंडर्स। हुआ क्या कि ब्रिटिश आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय करा गया छोटा नागपुर में और बिरसा मुंडा को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। लीडर पकड़ लो, सब खत्म हो जाना है। दूसरे रिवोल्ट और भी कुछ है, जैसे कि नायकाड़ा मूवमेंट 1860s में मध्य प्रदेश और गुजरात में अगेंस्ट ब्रिटिश एंड कास्ट हिंदूज के था। खारवाड़ रिबेलियन जो कि खारवाड़ के द्वारा 1870s में बिहार के था अगेंस्ट रेवेन्यू सेटलमेंट एक्टिविटीज। बस्तर रिवोल्ट 1910 की बात है, जगदलपुर में अगेंस्ट न्यू फ्यूडल एंड फॉरेस्ट डिवाइस। उसके साथ ताना भगत मूवमेंट, ये मुंडास और उराओन ट्राइब्स के बीच में था, जिसे लीड कर रहे थे जत्र भगत बलराम भगत 1914-15 में छोटा नागपुर में। ये अगेंस्ट द इंटरफेरेंस के आउटसाइडर्स के, जो कि शुरू हुई थी एज संस्कृताइजेशन मूवमेंट के तौर पे। फिर रंपा रिवोल्ट, जिसे लीड कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू ऑफ द कोयास, जो कि आपके 1916 से आपका 1920-24 रहा रंपा रीजन के अंदर आंध्र प्रदेश के अगेंस्ट ब्रिटिश इंटरफेरेंस। और एक गोंड अपराइजिंग बहुत रही है 1940s में, ताकि जो बिलीवर्स हैं गोंड धर्म के उन्हें यहाँ पे एक साथ लाया जा सके।
तो ये तो मैंने कुछ अपराइजिंग की बात करी। उसके साथ और भी कुछ बचते हैं। ये देखिए एक बहुत ही फेमस है, आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, अहोम रिवोल्ट 1828 का। जगह कहाँ है? असम से शुरू हुआ। इवेंट क्या हुआ कि ब्रिटिश अपने प्रॉमिस को यहाँ पूरा नहीं कर पाए कि वे फर्स्ट बर्मा वॉर को जो है ये विड्रॉ कर लेंगे आफ्टर द फर्स्ट बर्मा वॉर 1824 से 6 वाली। और रिबेलियन शुरुआत हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ गोमधार कॉन्वर 1828 में। आउटकम क्या निकला? अपराइजिंग को दबा दिया गया कंपनी के द्वारा बाय डिवाइडिंग द किंगडम। ये डिवाइड एंड रूल की तो पॉलिसी इन्होंने अपनाई है। फिर खासी अपराइजिंग की बात करते हैं 1833 में। प्लेस ऑफ ओरिजिन गारो एंड दी जैंतिया हिल्स। इवेंट्स ये है कि ब्रिटिश चाहते थे डेवलप करना रोड को, जिसकी वजह से लेबर्स जो बाहर के थे विच लेड टू इन्फ्लक्स ऑफ लेबर्स फ्रॉम आउटसाइड। ट्राइब्स ने ऑर्गेनाइज करा खुद को अंडर द तीरथ सिंह। हुआ क्या कि ब्रिटिश मिलिट्री ने सप्रेस कर दिया इस रिवोल्ट को, इंग्लिश मिलिट्री ने। कोई दूसरे मूवमेंट की बात करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, ये वाले देखिए, वो मेन लैंड वाले थे ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो मेन लैंड ट्राइबल मूवमेंट थे। ये जो है दोस्तों वो ट्राइबल मूवमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। ये देखिए वो मेन लैंड वाले थे इसके पहले, लेकिन जो इतना है ना, इतना हिस्सा, ये ट्राइबल मूवमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट है। मैंने कहा बता दूं, ठीक है। तो कोई दूसरे जो मूवमेंट है वो है आपके सिंगफॉस रिबेलियन 1830 से असम के अंदर। कुकीज रिवोल्ट 1917 टू 19 मणिपुर में चला, ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट कि वो रिक्रूट कर रहे हैं लेबर को ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रिवोल्ट त्रिपुरा में चले अगेंस्ट हाइक जो बढ़ाया था हाउस टैक्स के रेट को, एंड अगेंस्ट सेटलमेंट्स ऑफ द आउटसाइडर इन द रीजन 1863, 42, 43 और 1920s। उसके बाद जेलियांग सॉन्ग मूवमेंट 1920s में मणिपुर में लीड कर रहे थे जेमी, लियांग में और रोंग में ट्राइब्स। नागा मूवमेंट 1905 से 31 तक आपका मणिपुर के अंदर लीड कर रहे थे जदोंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ताकि वो सेटअप कर सके नागाराज को। उसके बाद हिराका कल्ट 1930s में मणिपुर के अंदर लीड कर रहे थे गाय दिंगलियू, जो मूवमेंट को दबा दिया गया था, बट आपका कबुई नागा एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था 1946 में। ये खुद में ही बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, मालूम है दोस्तों आपको, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है बहुत ही शॉर्ट शब्दों में ताकि आपको समझ में आ जाए। तभी मैं कहती हूँ कि एक बार आप ज़रूर पढ़ा करिए, मंथली मैगजीन भी आपको बहुत जो है फ़ायदा देगा। अब यहाँ पर ट्राइब्स इन न्यूज़ जो रही हैं वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लद्दाख के अंदर दर्द तो इसको तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप। उत्तराखंड के अंदर वन गुज्जर्स, तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर मान लीजिए यूपीएससी पूछती है कि ये ट्राइब कहाँ की है तो आपको पता होना चाहिए। असम से हलम ट्राइब यूज में रही है। अरुणाचल प्रदेश से कोन याक्स रही है। नागालैंड से भी कोन याक्स रही है। मिजोरम से भी हलम, आपकी त्रिपुरा की हलम, उड़ीसा की आपकी दोंगरिया कोंद बोंदा, और कर्नाटका में आपकी हक्की पिक्की, महाराष्ट्र में आपकी कट करी, और गुजरात की आपकी कट करी। तो आप इसको एक बार और दो बार और तीन बार और जरूर से जरूर रिवाइज करिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ ट्राइब के नाम और कुछ डिस्क्रिप्शन आपको इनके बारे में बताना चाहती हूँ जो अभी हमने बात करी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉनक्यास ट्राइब की बात करते हैं। ये ट्राइब जो है वो सेंटर है ऑफ दी, ये तो देख रहे हैं ये नागालैंड वाली, तो सेंटर है ऑफ द रिसेंट वायलेंस जिसकी शुरुआत हुई नागालैंड में जब इंडियन फोर्सेस ने गलती से सिविलियंस को यहाँ पे मार दिया। कॉनक्यास की बात करें तो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है नागालैंड का, जो 100 मतलब सेटल्ड है अराउंड 100 विलेजेस इन द मॉन डिस्ट्रिक्ट में, जिसे हम लोग जो है देखने को ये ट्राइब हमें अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में भी मिलती है। उसके साथ रिकॉग्नाइज करी जाती है बाय द टैटूड फेसेस, टैटू है, और ये ट्रेडिशनल हंटर्स हैं, वॉरियर्स हैं, बट अब इनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर हो गया है। ये लास्ट थे गिव अप करने के लिए प्रैक्टिस हेड हंटिंग की, और जिसमें हेड एनिमीज के जो है वो निकाल देते हैं आफ्टर अटैकिंग द राइवल ट्राइबर्स। तो ये तो हमने यहाँ कॉनकास की बात करी। अब हम हक्की पिक्की ट्राइब के बारे में आपको बताते हैं। देखिए हक्की पिक्की ट्राइब एक नोमैडिक ट्राइब है ना, इधर से उधर जाती है नॉर्थ इंडिया से, और अभी माइग्रेट करी है ये नॉर्थ इंडिया से, एंड अब मेन सेटल करी है कर्नाटका रीजन के अंदर और दूसरे साउथ इंडियन स्टेट्स में। ये जानी जाती है बर्ड कैचर के तौर पे। हक्की का मतलब होता है दोस्तों बर्ड, पिक्की का मतलब होता है कैचर कन्नड़ लैंग्वेज में, ठीक है, हक्की पिक्की। ये इंडो आर्यन लैंग्वेज को बोलती है, नेम एज वागरी है ना बाय स्कॉलर्स।
यूनेस्को ने लिस्ट करा हक्की पिक्की को वन ऑफ द इंडेंजर्ड लैंग्वेज के तौर पे। आज की डेट में ये मेनली इंगेज है हर्बल प्रोडक्ट्स जैसे हर्बल ऑयल वगैरह को बेचने में। यहाँ पे देखिए कटकारी ट्राइब जो नेक्स्ट है न्यूज में है, कटकारी ट्राइब, उसके बारे में आपको बताती हूँ। ये मैं सब कुछ आपको बता रही हूँ ताकि आप बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे देख सकते हैं कटकारी, यहाँ पे देख सकते हैं कटकारी। ये कटकारी जो है ये वन ऑफ द 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक है, जिसके बारे में यूपीएससी ने पर सवाल भी पूछा था, जो महाराष्ट्र और कुछ पार्ट ऑफ गुजरात में रहती है। जानी जाती है काठोडिस के लिए, काठोडिस के नाम से भी जानी जाती है। काठोडिस क्यों? क्योंकि इनका ओन ऑक्यूपेशन जो है वो काठ को, कतेचु को बनाना है, एंड द थिकन द सैप फ्रॉम वुड ऑफ खैर अकेशिया कटेचु। रिसेंटली कुछ इनमें से इंगेज हुई हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इंगेज करने में। काट जानते हैं ना, काट। और ये जैसे कि गिलोय को करती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से अंडर प्रधानमंत्री वन धन योजना, जिसे ट्राइफेड रन कर रहा है। तो काफी इन योजनाओं का बहुत ज्यादा जो है असर पड़ा है इसका। ओके, हलम ट्राइब की अब हम बात करते हैं। हलम ट्राइब कहाँ दिख रही है आपको? ये देखिए, ये देखिए, करीब 700 हलम पीपल ये त्रिपुरा लौट गए आफ्टर फ्लीइंग वायलेंस। एथिकली हलम बिलोंग करता है टू द कोकेस मोंगोलॉइड ओरिजिन है ये कोकेचिन ट्राइब्स का। इनकी लैंग्वेज ये मोर और लेस सिमिलर है जैसे कि आपकी तिब्बतो बर्मन फैमिली की होती है। ये नेटिव है त्रिपुरा, असम और मिजोरम स्टेट से इंडिया के अंदर। और हलम्स ये बेसिकली हिंदूज हैं और फॉलोवर्स होते हैं शक्ति कल्ट के। दो जो वैष्णविज्म है ये भी इनमें जो है वो फैल रहा है कुछ सब क्लैंस में, लाइक मूरा सिंह, रूपिनी और आपका जो तीसरा बचता है ये कलोई। बट क्रिश्चियनिटी ये भी इम्ब्रेस्ड है बाय द हलम्स, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स ने बहुत ट्राइब्स को टारगेट बनाया था क्रिश्चियन बनने में, क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करने में। तो ये सब चीज़ें आपको देखने में से मिलेंगी ही मिलेंगी। हलम्स टिपिकली तोंग घर में रहते हैं, स्पेशली ये बम्बूस और चांद ग्रास का बना होता है। उसके बाद वन गुज्जर्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने इन नैनीताल रिसेंटली पास करा एक इंटरिम ऑर्डर अपहोल्डिंग द राइट ऑफ वन गुज्जर्स कि वो माइग्रेट कर सकते हैं टू देयर समर होम स्टेट्स इन द बुग्याल्स, मतलब हिमालयन एल्पाइन मिडोज में, जो कि लोकेटेड है विद इन द गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क में। वन गुज्जर्स एक नोमैडिक और पेस्टोरल कम्युनिटी है उत्तराखंड हिमालयाज की, जो यहाँ पे ट्रांस ह्यूमन्स परस्यू करती हैं फ्रॉम द तेराई भाबर एंड शिवालिक रीजन टू हायर बुग्याल्स इन समर एंड वाइस वर्सा, मतलब विंटर में इधर आ गए और समर में वहां चले गए ताकि लाइफ स्टॉक फीड करा सकें ये ऑन दी मिडोस पैस्चर्स। और कुछ दूसरे ट्राइब्स जो न्यूज में रही, देखिए कोविड-19 वैक्सीन को रिपोर्ट करा गया अमंग द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन उड़ीसा, नेमली जो कोविड-19 के वैक्सीन नहीं, आई एम सो सॉरी, कोविड-19 के इन्फेक्शंस को, है ना, मैंने वैक्सीन बोल दिया, टेक माय वर्ड्स बैक। कोविड-19 की इन्फेक्शंस को यहाँ पे रिपोर्ट करा गया है पीवीटीजीज में उड़ीसा के अंदर। अगर नाम बताएं तो डोंगरिया कोंड और बोंड ट्राइब में। डोंगरिया कोंड ये सेटल है नियामगिरी हिल्स में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर उड़ीसा की, और इनकी लैंग्वेज कोई ये इज नॉट रिटन। इसके साथ बोंडा ट्राइब की बात करें तो इसे सिक्यूल लाइफस्टाइल भी बोलते हैं, नहीं सॉरी, बोंडा ट्राइब जो है जानी जाती है अपनी सिक्यूल्ड लाइफस्टाइल के लिए। और ये रहती कहाँ रहती हैं? ये आपके हाईलैंड्स में, मलका नगरी उड़ीसा के अंदर, साथ में आपके जंक्शन जो आपका है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का, वहां पे ये जो बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं मुंडा एथनिक ग्रुप से दोस्तों। तो देखिए ये ट्राइब्स हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि अगर आपका मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है तो आपको ये ट्राइब बिल्कुल रटनी पड़ जाएंगी। और अगर आपका जो है नॉर्मल भी है तो भी जो न्यूज़ में ट्राइब होती हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम आप इंग्लिश का वर्ड हिंदी में नहीं बताते। देखिए बोन ट्राइब जानी जाती है अपनी सिक्लूडेड टाइप लाइफ स्टाइल के लिए। तो सिक्लूडेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिक्लूडेड का मतलब होता है जो लोगों से बहुत दूर रहते हैं, बहुत ही शांति में, बहुत ही क्वाइट जगह पे, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत दूर रहती हैं। उसके बाद दर्द इन आर्यन वैली। अब यहाँ पे ये एक बुद्धिस्ट ट्राइबल ग्रुप है लद्दाख का, दर्द। हाँ, ये दर्द आर्यंस धा में रहते हैं, हनु, भीमा, धारचिक और गार कोने विलेजेस में रहते हैं, लेह के और कारगिल डिस्ट्रिक्ट के।
वे पांचों गांव हैं, इन पांचों को एक साथ मिला के बोलते हैं आर्यन वैली। किन गांव को? देखिए, धा, हनु, भीमा, बीमा, दारचिक और गारखोने, इनको बोलते हैं मिला के आर्यन वैली। तो ये वर्ल्ड दर्द है ना, इसे संस्कृत वर्ड दारादास से निकाला गया है। ये दर्द दिल वाला दर्द नहीं है। इसका मतलब है कि लोग जो कि हिल साइड्स में रहते हों, लोग इस रीजन में जो रहते हैं वो कल्चरली और लिंग्विस्टिकली डिफरेंट हैं उन लोगों से जो दूसरे पार्ट ऑफ लद्दाख में रहते हैं। इनका कल्चर एक आर्यन कल्चर है। दर्द आर्यन दर्द आर्यन जो है इज नॉट अमंग द लिस्ट ऑफ नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे कंप्लीटली न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो टॉपिक कहता है जियो टूरिज्म साइट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, जानते हैं कि क्यों, क्या है न्यूज़। देखिए, रिसेंटली ये रिपोर्ट करा गया कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रपोज करा है जियो टूरिज्म साइट्स को नॉर्थ ईस्ट में, कि वो वहाँ पे इन साइट्स पे जाएं लोग। सबसे पहले तो देखते हैं हम कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। पहले आइए यहाँ पे इस इमेज को रखते हैं कि प्रपोज जियो टूरिज्म साइट्स क्या है नॉर्थ ईस्ट की। देखिए, 12 लोकेशंस को यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है, प्रपोज किया गया है कि इसको हम इंक्लूड करेंगे जो 32 अप्रूव्ड जियो टूरिज्म या जियो हेरिटेज साइट्स हैं देश के अंदर, उनमें से। तो इनमें से 12 नॉर्थ ईस्ट की होंगी। तो जो 12 साइट्स है ना, तो ये मेघालय में है, 2 ईच हैं असम और त्रिपुरा में, और एक आपकी अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की है। ये जीएसआई ने डिक्लेयर करा जियो हेरिटेज साइट्स नेशनल जियोलॉजिकल माउंटेन को, ताकि प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस कर सकें। जीएसआई या रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट नेसेसरी कदम उठाएगी ताकि इन साइट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ग्लोबली भी यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क को डिक्लेयर किया। आज के टाइम पे कोई भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है इंडिया में। ग्लोबल तो यहाँ बता दिया यूनेस्को डिक्लेयर कर रहा है, लेकिन करंटली देयर इज नो ग्लोबल जियो पार्क इन इंडिया। अब यहाँ पे आप साइट्स देख लीजिए, मेरा फर्ज है आपको बताना, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर से अगर हम देखें तो सांगेस्तड़ सो, सिक्किम से आपकी इस्ट्रो मैं टोलाइट पार्क, नागालैंड से आपकी नागा हिल ऑब्लिहोटे, असम से 2 थी मैंने बताया था, उमानांडा, मजूरी रिवर आइलैंड, मणिपुर से लोकटक लेक, मिजोरम से रीक लांग हिल है, त्रिपुरा से आपकी चंबी मुरा और उनाकोटी है, मेघालय से आपकी मोमलू केव हो गई, मोमरी या गॉड्स रॉक हो गए, और आपका थेरिया घाट हो गया। तो ये सारी साइट्स हैं नॉर्थ ईस्ट से। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ बातें मैं साइट्स जो हैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, मेघालय से शुरुआत करते हैं, 3 है ना यहाँ पे। मेघालय में आपकी मोमलो केव, ये आपकी चेरापूंजी के पास पड़ती है इन द ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है होलोसीन, पैलियो क्लाइमेट और पैलियो मानसून का। उसके साथ मोबी या गॉड्स रॉक, ये आपके सिंगटंग विलेज के पास पड़ती है इन द ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, जो कि खासी ग्रुप ऑफ क्रिकेटियस एज से बिलोंग करता है। उसके बाद थेरिया घाट, जिसे ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड और मोस्ट कंप्लीट क्रीटेशियस पैलियोजीन बाउंड्री सेक्शन है इंडिया के अंदर। फिर आई बात असम की। असम में मजूली रिवर आइलैंड, ये अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट है इन द रिवर ब्रह्मपुत्र। उसके बाद उमानंद, ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इनहेबिटेड आइलैंड्स है इन द ब्रह्मपुत्र। फिर आई बात त्रिपुरा की। त्रिपुरा से चंबीमुरा को लिया गया है, जाना जाता है अपने पैनल्स ऑफ रॉक कार्विंग के लिए ऑन द स्टीप हिल वॉल ऑन द रिवर गोमती। उसके बाद यहाँ पे उना कोटी है, यहाँ पे बहुत सारे रॉक कट स्कल्पचर्स हैं, टेम्पल्स हैं, जो कि 7 से लेकर 9 सेंचुरीज के बीच में बनाए गए हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश से बात करें तो संगेस्तर सो, जिसे पॉपुलरली जाना जाता है एज मधुरी लेक, इसे बनाया गया था ड्यू टू डैमिंग ऑफ अ रिवर ड्यूरिंग अ मेजर अर्थक्वेक इन 1950। फिर मणिपुर से बात करें तो मणिपुर में लोकटक लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट की, जो यहाँ पे फुमडीज को होस्ट करती है, फ्लोटिंग बायोमास या आप कह लो फुमसंग्स को या हट्स को ऑफ फिशरमैन इन ऑन देम। फिर आई बात किबुल लामजाओ नेशनल पार्क की। सिर्फ फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इकलौता, मतलब ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है ये अर्थ का, ये समझिए, इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द लेक, एंड ये लास्ट नेचुरल हैबिटेट है संघई या ब्रो
एंटरगर डांसिंग डियर का। मिजोरम से बात करें तो री तिलांग हिल, ये कस्टिया फॉर्म है ड्यूरिंग द इरोजन ऑफ अ टर्शियरी सैंड शेल ऑल्टरेशन। कस्टिया का मतलब होता है एक रिज जो जेंटल स्लोप हो जिसमें, या डीप हो एक साइड पे, एंड स्टीप स्लोप हो या स्कार्प स्लोप हो आपका दूसरी साइड पे। नागालैंड की बात करें तो नागा हिल ऑप्लियोटे सॉरी ऑप हियोलाइट, इसके अंदर बहुत सारे मेसोजोइक या सब्सिक्वेंटली सेनोजोइक रॉक्स जो है कंसिस्ट करते हैं, जिनकी जो ओरिजिनेट हुए थे इंडिया म्यांमार कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। और फिर सिक्किम से बात करें तो सिक्किम से स्ट्रोमेटोलाइट पार्क लिया गया है, जिसके अंदर स्ट्रोमेटोलाइट मतलब एल्गल डेवलपमेंट है, प्रोवाइड करता है वन ऑफ द रेयर एग्जाम्पल अर्ली लाइफ का अर्थ के ऊपर सिक्किम हिमालयास में। है ना इंटरेस्टिंग। तो ये पूरी कहानी हमने आपको बताई। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जियोलॉजिकल इंडिकेशन टैग प्रोडक्ट्स जो न्यूज में रहे। हालांकि इसमें मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन तब भी मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। आइए कुछ बातें जीआई टैग के बारे में पहले जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इस साइन को यूज करा जाता है उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनके स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन हो, कहीं से ये ओरिजिनेट करे हो, और ऐसी कोई क्वालिटी हो या रेपुटेशन हो, ये इस वजह से हो क्योंकि उनकी ओरिजिन वहां से है। टिपिकली इसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के तौर पे, फूड स्टफ, वाइन या स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पे यूज करा जाता हो। देखिए जीआईज ये पार्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, जो आती है अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। जीआई एक कवर होते हैं अंडर द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंदर जीआई कवर होता है। और एक जीआई टैग वैलिड होता है फॉर अ डिकेड, इस बात को याद रखिएगा, 10 साल के लिए। उसके बाद ये रिन्यू हो सकता है अगले 10 साल के लिए भी। जीआई टैग का जो राइट होता है वो यहाँ पे इनेबल करता है कि भाई जिनके पास ये राइट है वो इंडिकेशन को यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट इट्स यूज बाय थर्ड पार्टी, की मतलब वो तीसरी पार्टी को, जैसे होता नहीं है कि हमारी चीज है आप थर्ड पार्टी को यूज नहीं कर सकते, हाँ कि हमारे नाम पे है जीआई टैग तो थर्ड पार्टी का यूज जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। हुज प्रोडक्ट डज नॉट कन्फर्म टू द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। इंडिया के अंदर जीआई का रजिस्ट्रेशन ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1919 जो है वो एडमिनिस्टर करता है। पहला प्रोडक्ट जो यहाँ पे जीआई टैग पाया था इंडिया के अंदर वो दार्जिलिंग की चाय थी, और ये बात 2004 की है दोस्तों। तो इंटरेस्टिंग बातें तो हैं ही हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ राइट साइड पे देखिए तो आपको ये भी मैं बताती हूँ। देखिए कौन से न्यूज में रहे हैं, खासकर तमिलनाडु स्टेट से पहले समझते हैं। मदुराई मल्ली, इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। जीआई सर्टिफाइड मदुराई मल्ली एक वैरायटी है जैस्मिन फ्लावर की, और दूसरे ट्रेडिशनल फ्लावर जैसे कि बटन रोज, लिली, आपका चमन थी या मैरीगोल्ड वगैरह, ये एक्सपोर्ट करे जाते हैं तमिलनाडु से यूएसए और यूएई जैसी कंट्रीज में। मदुराई मल्ली ये एक जैस्मिन फ्लावर है, जाना जाता है अपनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, मिस्टीरियस, अट्रैक्टिव और सिडक्टिव फ्रेग्रेंस के लिए। मदुराई इमर्ज होकर आया है एक मेजर मार्केट के तौर पे फॉर दी मल्ली, एंड यहाँ पे इवॉल्व किया है इनटू द जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया के तौर पे। नेक्स्ट जो न्यूज पे रहा है वो है कल्लाकुरुची वुड कार्विंग्स। देखिए कल्लाकुरुची वुड कार्विंग्स यहाँ पे इंटेल करती है एप्लीकेशन ऑर्नामेंटल और डिजाइन का, जिसे ट्रेडिशनल स्टाइल्स के द्वारा डिराइव करा गया है बाय द क्राफ्ट्समैन। वुड कार्विंग की जो स्किल होती है जो इवॉल्व होती है एज एन इंडिजिनियस आर्ट, जब मदुरई जो है वो इंपॉर्टेंट टाउन था एशियन टाइम में, तभी से इसकी शुरुआत भी हो गई थी। कुछ दूसरे जीआई टैग जो कि तमिलनाडु के अंदर रहे वो रही कन्याकुमारी क्लोव, दिंदीगुल लॉक्स, महाबलीपुरम स्टोन स्कल्पचर, नीलगिरी मतलब ऑर्थोडॉक्स टी, आपकी विरूपक्षी हिल बनाना, आपका थंजावुर की डॉल, थंजावुर की पेंटिंग्स, कांचीपुरम साड़ी, सिल्क साड़ीज और कई सारे और हैं। बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। वेस्ट बंगाल से न्यूज रही है यहाँ पे लक्ष्मण भोग मैंगो की, लक्ष्मण भोग मैंगो की। देखिए ये डिस्प्ले हुआ एक वीक लॉन्ग इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम में, जिसे बहरीन में ऑर्गेनाइज किया गया था। जाना जाता है अपने स्प्लेंडेड टेस्ट और अपीयरेंस के लिए, और ये माना जाता है कि वाइबल ऑल्टरनेटिव है फेमस अल्फांसो मैंगो का। दूसरा जो रहा वो प्रोडक्ट है हमारा खिरसा पाती।
ये डिस्प्ले हुआ एक वीक लॉन्ग इंडियन मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम में, जिसे बहरीन में ऑर्गेनाइज करा गया। जाना जाता है, मतलब ये पॉपुलराइज इंडिया के अंदर और अब्रॉड के अंदर अपने येलो ऑरेंज कलर और एक अलग तरह के टेस्ट के लिए। ये वाइडली माना जाता है एज चैंपियन ऑफ मैंगोस। दूसरी स्पेशलिटी इस स्पीशी की ये है कि इसके अंदर कोई फाइबर नहीं है। फिर बात आती है फजिल मैंगो की। तो एक कंसाइनमेंट जीआई सर्टिफाइड फजिल मैंगो वैरायटी का सोर्स हुआ फ्रॉम द मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये एक्सपोर्ट करा गया बहरीन को। बहरीन के यहाँ बड़े जा रहे हैं जमान। नेक्स्ट आती है बात हमारी बिहार स्टेट की। बिहार से जार दालू मैंगो की बात बताती हूँ। ये डिस्प्ले किया गया द वीक लॉन्ग मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम जो बहरीन में ऑर्गेनाइज हुआ था, और जार दालू को मिला जीआई टैग अपने क्रीमी टेक्सचर, नेचुरल ब्राइट येलो कलर और एक बढ़िया सी खुशबू के लिए, अरोमा के लिए। नेक्स्ट हम गुजरात स्टेट से बात करते हैं दोस्तों। गुजरात में आता है न्यूज भाई भलिया वीट का। तो पहला शिपमेंट जीआई सर्टिफाइड भलिया वैरायटी ऑफ वीट का एक्सपोर्ट करा गया केनिया और श्रीलंका में गुजरात से। दोस्तों क्रॉप को उगाया जाता है मोस्टली आपके भाल रीजन में गुजरात के, और यहाँ पे जो है इसके अंदर अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्र नगर, बारूच डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके साथ यहाँ पे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो वीट वैरायटी का है वो ये है कि इसे रेन फेड कंडीशन में बिना किसी इरिगेशन के उगाया जाता है। प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है और खाने में मीठा है। उसके साथ असम की बात करेंगे अब हम। असम में जुदिमा राइस वाइन की बात करेंगे। जुदिमा एक होममेड राइस की वाइन है असम की दिमासा ट्राइब की, और इसे पहली ट्रेडिशनल ब्रू मतलब पीने वाली चीज मिली है, बनी है नॉर्थ ईस्ट की, जिसने यहाँ पे अपने नाम एक जीआई टैग कर लिया। जुदिमा को बनाने के लिए दिमासा ट्राइब यूज करती है एक ग्लूटियस राइस को, जिसे कहते हैं बोरा, इंडिजीनियस है, वहीं उगता है ये। एंड एक जो खपड़ा होता है, बार्क होता है ना प्लांट का, जिसे कहते हैं थेम्ब्रा, है ना। तो थेम्ब्रा यहाँ पे अकेशिया पेनाटा भी बोलते हैं, इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो इस प्लांट का बार्क निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं इसको फॉरेस्ट से, आसपास के रीजन से, और तब बनाते हैं। कुछ दूसरे रजिस्टर्ड जीआई टैग जो प्रोडक्ट हैं असम के, वो है मुगा की सिल्क, मुगा सिल्क, जोहा राइस और आपका तेजपुर लीची वगैरह। फिर आते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र में अल्फोंसो मैंगो, भैया ये तो बहुत ही फेमस है, राजा है ये आम का, अल्फोंसो बेटर नोन एज हाफूस महाराष्ट्र के अंदर। ये डिमांड में है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में अपने मस्त से टेस्ट, खूबसूरत सी खुशबू और वाइब्रेंट से कलर के लिए। अल्फोंसो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पलघर, थाने और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र की, इन सबको यहाँ पे जीआई टैग मिला है। फिर व्हाइट अनियन, व्हाइट ग्रेवी से बहुत सही बनती है। रिसेंटली व्हाइट अनियन जो अलीबाग की है महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, इसे जीआई टैग मिला। जीआई टैग से क्या होगा, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलेगी इस यूनिक स्वीट टेस्ट वाली अनियन को, जिसमें कोई आंसू नहीं निकलते, एज वेल एज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इंसोमिया में मदद करती है, ब्लड साफ करती है, ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स को भी ठीक करती है। उत्तराखंड से बहुत सारे चीज़ों को मिला है जीआई टैग। 7 प्रोडक्ट्स हैं इसमें। आपका कुमायूं का शूरा ऑयल है, मुंशियारी राजमा है, भूतिया दान है ना, एक रग बनाई जाती है भूतिया के द्वारा, एक नोमैटिक कम्युनिटी है। आयपन है ट्रेडिशनल आर्ट जो बनाई जाती है स्पेशल ओकेशंस पे। रिंगल क्राफ्ट है, एक आर्ट है ये आइटम्स को बनाने की, जिसमें बुनते हैं बैम्बू स्ट्रैंड्स को। कॉपर प्रोडक्ट्स, और आपका थुलमा है ना, जो एक ब्लैंकेट है जो लोकली वहाँ की सोट फैब्रिक से बनती है। तो ये सब रही। तेज पत्ता एक इंडियन बे लीफ है, हमारे यहाँ खाने में, आपके यहाँ खाने में यूज होती होगी। ऐसा पहला प्रोडक्ट बन गया है स्टेट का जिसे जीआई टैग मिला है। तो आप जीआई टैग प्रोडक्ट्स जो कि रहे न्यूज में, आप इस चार्ट में देख सकते हो। मेरा फर्ज है मैं एक बार और आपको रिपीट करूं। उत्तराखंड से देखिए कुमायूं का चायूरा ऑयल, मुंशियारी का राजमा, भूतिया दान, आयपन, रिंगल क्राफ्ट, कॉपर प्रोडक्ट, थुलमा। गुजरात से भालिया वीट, महाराष्ट्र से अल्फांसो मैंगो, व्हाइट अनियन, गालवत सपोता। उसके साथ केरला से इदायूर चिली, कुत्ता तौर मैंगो, राजस्थान से सजेद मेहंदी, बिहार से जारदालू मैंगोस, असम से जुदिमा राइस और वाइन, वेस्ट बंगाल से फजिल मैंगो, खिरसा पतिन मैंगो और आपका लक्ष्मण भोग मैंगो, और तमिलनाडु से आपका मदुरई मल्ली, कलमकारी पेंटिंग और आपका कल्ला कुरुची वुड कार्विंग। तो है ना इंटरेस्टिंग सारी बातें। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बट
ये तो यहीं पे ओवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप मोस्ट प्रोबेबली वो लास्ट पार्ट ही होगा आज, क्योंकि ये पार्ट भी बहुत लंबा हो गया है। तो आपको जैसा भी लगा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं एक वीडियो बना दूंगी इसके लिए, डेडिकेटेड होगी जो, और आप ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ में आप फेसबुक पे भी वीडियो देख सकते हैं और ट्विटर में मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर द करेंट न्यूज़। साथ में क्वेश्चंस के लिए इंस्टाग्राम और साथ में इन पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम बुक, सब जगह फॉलो कर लीजिए आप मुझे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।